हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सीरीज चला रहे हैं। अब हम कक्षा 6 की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने 3 चैप्टर क्लियर करा चुके हैं। अभी हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है अपना मानचित्र के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम मानचित्र और ग्लोब के बारे में। मानचित्र और ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मानचित्र क्या है, ग्लोब क्या है। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन अपना स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। भाई हमने जो अपना अभी चैप्टर गया नंबर 3, उसमें हमने पढ़ा ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है, ग्लोब से क्या क्या काम होते हैं। क्या है ग्लोब? ग्लोब है पृथ्वी का लघु रूप मॉडल। जो ग्लोब है ना, वो पृथ्वी का लघु मॉडल है। ठीक है, तो हम पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पर। इससे ग्लोब से पता लग जाएगा अपन को। ठीक है, फिर ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं सीमाएं? कि जैसे कि ग्लोब क्या है, एक मतलब पूरे ओवरऑल व्यू को दिखाता है। पर अपना जैसे अपन को जाना हो, अपने गांव के बारे में जानना हो, तो भाई ग्लोब तो बता नहीं पाएगा अपन को आपके गांव के बारे में। तो कौन बताएगा उसको? उसको बताएगा मानचित्र। तो इसलिए अपन मानचित्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब हम जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा साबित, क्योंकि भाई ग्लोब एक छोटा रूप है। ठीक है ना, पृथ्वी का। तो उसमें अपने जो जानकारी है वो नहीं मिलेंगी अपन को। तो किस में मिलेंगी? मानचित्र में। तो ठीक है, आगे बता रहा है, यही बता रहा है आगे कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जैसे देखो, ये अपने जैसे ग्लोब है अपना। ठीक है ना, ग्लोब के ऊपर क्या चिपका रहता है? कागज सा चिपका रहता है। ठीक है, उसको गोल चिपका रहता है वो। मतलब एक बीच से अपन लाइन खींचते हैं, यहाँ पे काट दें यहाँ से, और इसको काट के इधर फैला दें और एक साइड इधर फैला दें, तो कैसा बन जाएगा? चपटा बन जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। अब इसमें तो ग्लोब में तो क्या क्या होती थी कि इसमें व्रत होते थे। जो रेखाएं होती थी, काल्पनिक रेखाएं, वो व्रत के रूप में होती थी। ऐसे 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 व्रत होती चारों तरफ वो, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। पर इसमें क्या होंगी? सीधी रेखा होंगी। इसमें व्रत नहीं होंगे। इसमें क्या होंगी? सीधी रेखा होंगी। ऐसे देशांतर होंगे और ऐसे ही अक्षांश होंगे। ठीक है, तो ये मानचित्र है। अब ठीक है, मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। भाई अपन को जानना हो कि हमारा गांव कहाँ पर है, हमारा स्कूल कहाँ पर है, तो उसके लिए मानचित्र ज़रूरी है। ठीक है ना। तो कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र के लिए होते हैं, जैसे गांव का, अपने गांव का मानचित्र, जिला का मानचित्र, ऐसे। एवं कुछ तथ्यों को दर्शाने के लिए होते हैं। तथ्य दर्शाने के लिए जैसे आपको जैसे सड़कें बतानी हो, मान लो कि आपके शहर में कितनी सड़कें हैं, कहाँ कौन सी सड़क कहाँ पर जाती है। तो इससे क्या होगा? अपन को एड्रेस का आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, जैसे कि एटलस। मतलब क्या है? कई मानचित्रों का संग्रहण कर लेते हैं, संग्रहण करते हैं तो एक एटलस बन जाता है। जैसे आपने कभी बाजार मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने दुकानदार से मांगा होगा कि एक एटलस की किताब दे दो। तो एटलस क्या है? कि मानचित्रों का संग्रहण है वो। ठीक है ना, बहुत सारे मानचित्र एक ही किताब में मिलेंगे आपको, तो उसको बोलते हैं एटलस। ठीक, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, ये बता दिया अपन ने कि एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ये तो, कि
अब देखिए हम मानचित्र के विभिन्न प्रकार, मानचित्र के कितने प्रकार हैं। तो मानचित्र के कितने प्रकार हैं, ये देखो मानचित्र के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अपना ये भौतिक मानचित्र, फिर दूसरा प्रकार है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। ये रहा थीमेटिक मानचित्र। अब इन तीनों मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लो आप शॉपकीपर के पास गए, तो शॉपकीपर ने बोला, आपने बोला कि मुझे मानचित्र दो भारत का। तो वो क्या बोलेगा, वो ये लेगा कि ये बताओ लाला कि आपको भौतिक मानचित्र चाहिए या राजनीतिक मानचित्र चाहिए या थीमेटिक मानचित्र चाहिए। तो आप कन्फ्यूजन पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है कि मानचित्र भौतिक मानचित्र क्या होता है और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको, ये क्या क्या होते हैं, जिससे कि आप आसानी से खरीद पाओ इनको। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे अपन भौतिक मानचित्र के बारे में। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ। पर्वत होती हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, नदियाँ होती हैं और महासागर होते हैं। अब इन सभी को दर्शाने के लिए भौतिक या उच्चावच मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उच्चावच क्या होता है कि मान लो कि ऊंचे नीचे, जैसे मान लो कभी तो आपको पता है कि भौतिक जो पृथ्वी है वो समतल नहीं है। समतल नहीं है मतलब इसके क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप देखोगे तो आप कभी तो पठार आ जाएंगे आपको ऊंचे ऊंचे, कभी एकदम से खाइयाँ आ जाएंगी नीचे नीचे हैं, फिर समुद्रों में खाइयाँ नीचे, फिर समुद्र आ जाएगा, नदी आ जाएंगी, ऐसे मैदान आ जाएंगे, फिर एकदम से पठार आ जाएंगे, फिर ऊंचे ऊंचे पर्वत आ जाएंगे। तो ऐसे तो समतल नहीं है, उच्चावच है, मतलब ऊंचे नीचे हैं ये। ठीक है ना। इन सभी को दर्शाने के लिए क्या होता है, भौतिक मानचित्र होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा राजनीतिक मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है कि इसमें क्या है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि आपके जैसे आपको अपना गांव देखना है, ठीक है ना, आपके गांव देखना, आपके ज़िले में आपका गांव कहाँ पर है, तो कैसे देखोगे, राजनीतिक मानचित्र में गांव का नाम आगा इसमें। और आप मान लो कि नदियाँ देखना, पर्वत देखना चाहते हो अपने गांव का, फेमस पर्वत है आपके गांव में, फेमस पर्वत अरावली पर, जैसे मान लो कि आप सोचोगे कि अरावली पर्वतमाला है ना, आपके कई गाँवों से होकर भी निकलती है। ठीक है ना। तो अरावली पर्वत आपके गाँव के बीच में से गुजरती है, तो वो भी दिख जाएगी आपको इसमें भौतिक मानचित्र में। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके नदियाँ हैं, कोई नदी है, ठीक है ना, तो मान लो कि ये गंगा नदी निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। जब उत्तराखंड से निकलेगी गंगा नदी, तो वो क्या है, वो राज्य को नहीं बताएगी कहाँ कहाँ से गुजर रही है, वो बस अपना बहाव क्षेत्र बताएगी कि ये यहाँ से गुजर रही है, यहाँ उसका पठार से निकली है और इसमें बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई है। वो शहरों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं देगी। तो वो तो होते हैं भौतिक मानचित्र, जो शहरों के बारे में, उनके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। वहीं राजनीतिक मानचित्र क्या देते हैं, शहरों के बारे में, राज्यों के बारे में, गाँव और देश की सीमाओं के बारे में, देश की सीमाओं, राज्य की सीमाओं को भी दर्शाते हैं। जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और यूपी है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो ऐसे ही तो इनको बताती है राजनीतिक मानचित्र। अब देख ले थीमेटिक मानचित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र होते हैं, इनमें क्या होती है, विशेष जानकारी होती हैं, विशेष जानकारियाँ। जैसे आप देखो, आपने देखा होगा मानचित्र, देखा होगा कभी, देख लेना अपने घर में आज। ऐसा मानचित्र होगा मान लो आपका, तो इसमें क्या छोटी सी इधर जगह, इधर इधर मानचित्र होगा छोटा सा एक, तो उसमें बताया कि छोटा सा कि इसमें सड़क कितनी है, इसमें जितनी मतलब सड़कें कितनी है, और एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज मतलब हवाई अड्डे कितने, ठीक है ना, बंदरगाह तो बंदरगाह कितने, ऐसे बारे में मतलब विशेष जानकारी होगी इनमें। ठीक है ना। तो ये क्या बताएगा, सड़क के मानचित्र के बारे में बताएगा, वर्षा का मानचित्र बताएगा कि वर्षा कहाँ कहाँ में कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है, उसको भी बताएगा। तो वन के बारे में बताएगा कि वन कहाँ कहाँ पर बने, उद्योग के बारे में बताएगा कि उद्योग कहाँ पे हैं, तो आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो ये सभी आदि इत्यादि को दर्शाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। अब देखो मानचित्र के 3 घटक, मानचित्र क्या है, 3 घटक हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दूरी के बारे में। भाई अपन मानचित्र में दूरी को कैसे तय करेंगे, कि मान लो कि आपके यहाँ से आपका स्कूल है, ये देखो ये आपका स्कूल है मान लो,
ठीक है, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर लंबा तो अपन मानचित्र बना नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे इसको, जो दूरी है ना इसको अनुपात में बदल देंगे। अनुपात में किसमें, जो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अनुपात में इसको बदल देंगे किलोमीटर को। ठीक है ना, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा मानचित्र में। तो इससे क्या होगा कि जब जब बोलेगा कि स्कूल का नक्शा बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर जहाँ जहाँ लिखेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे। तो मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन मतलब खींचना, रेखाएं खींचना। ठीक है ना, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग या छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाते हैं। मतलब पूरे विश्व को एक छोटे से पन्ने पर, मतलब छोटे से पन्ना उस पर दर्शा देते हैं। ठीक है, तो या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमानों पर खींचे जाते हैं। ठीक है, छोटे पैमानों पर खींचे जाते हैं। जैसे ये छोटा पैमाना 10 किलोमीटर बड़ा पैमाना है, अब उसको छोटा पैमाना कैसे कर दिया अपन ने, 1 सेंटीमीटर कर दिया इसको छोटे छोटे पैमाने पर। ठीक है, तो लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है ना, जैसे मान लो कभी तो आप जैसे यहाँ 10 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर है, से 1 सेंटीमीटर तो ये अनुपात होगा ना, ये सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 किलोमीटर सेम है और यहाँ से स्कूल के लिए यहाँ पे कोई मैदान है, खेलने का मैदान है, जैसे खेलने जाते हैं अपन, तो वो भी 10 किलोमीटर, तो उसके लिए आपने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ऐसा नहीं। जो यहाँ पे लिया है आपने 10 किलोमीटर दूरी, तो वो भी 10 किलोमीटर दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर ही मापी जाएगी। ठीक है ना, तो यही है। तो ये बता रहा है कि वास्तविक यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। जो छोटी दूरी क्या है, बड़ी दूरी को जब व्यक्त करेगी तभी हो सकता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। अब देखेंगे पैमाने के बारे में पढ़ेंगे, पैमाना क्या होता है। देखो ये पैमाना क्या होता है, पैमाने की परिभाषा क्या है। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात। जैसे स्थल पे ये 10 किलोमीटर दिखा रहा है और मानचित्र पे कितना दिखा रहा है अपन ने, 1 सेंटीमीटर दिखा दिया, तो इनके बीच का अनुपात यही होना चाहिए। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ये तो पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर बराबर हो गया 2 मीटर। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दर्शाएगा। बिल्कुल सही है। तो आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा, तो रेखा चित्र पैमाना क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। जब जब 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो कितने बराबर होगा, 5 किलोमीटर के बराबर। तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। भाई आपको पैमाना पता है कि कितने, जैसे मान लो कि यहाँ से आपका स्कूल है, ये स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक है, यहाँ स्कूल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, मानचित्र में बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अपन को पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 5 बराबर 25 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर। तो इससे क्या पता लगा, दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। भाई कोई बड़ी चीज़ हो तो अपन क्या करेंगे, छोटे पैमाने कर देंगे उसकी, बिल्कुल हैं। जैसे मान लो कि मैं 1,000 किलोमीटर का, तो 1,000 को 1 सेंटीमीटर में बदल लेंगे। महासागर भाई बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको क्या छोटा करने के लिए अपन 1 सेंटीमीटर ऐसा कर देते हैं कि वो इतना सा है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े क्षेत्रफल होते हैं उनके लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में लिया जाता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो कि आपको आपके जो क्षेत्रफल अगर छोटा हो तो आप क्या करोगे, तो छोटा क्षेत्रफल हो, जैसे जब एक छोटा क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपका गांव हो, आपके शहर हो, जब कागज़ पर दिखाना हो तो क्या करेंगे आप, उनको जो पैमाने होंगे उनको बड़ा कर देंगे। तब हम पैमाने क्या कर देंगे, बड़ा उपयोग में करेंगे। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है।
इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। भाई ये बताओ कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र होगा, जैसे मान लो कि भारत देश का नक्शा होगा। ठीक है ना। तो भारत देश में क्या क्या नजर आएगा आपको? राज्यों का नाम आएगा, ज़्यादातर जानकारी, और बड़े बड़े शहर नजर आएंगे। पर आपका गांव तो नजर नहीं आएगा। तो गांव कहाँ नजर आएगा? आपके जिले में। जिले का जो नक्शा होगा वो आपके गांव को दर्शाएगा पूरा, वो आपके बारे में, आपके गांव के आसपास के गांवों के बारे में जानकारी देगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई छोटे पैमाने वाले जो मानचित्र हैं वो ज़्यादा काम में लिए जाते हैं जानकारी के लिए। अब देखो जैसे ये देखो, ये बता रहा है, ये चित्र है। अब हम पहला प्रतीक पढ़ लिया अपन ने, कौन सा? दूरी। अब पढ़ेंगे दिशा। भाई आपको पता है दिशा कितनी होती है? दिशा होती है 4। तो इन चारों को क्या बोलते हैं? प्रधान बिंदु, प्रधान दिग बिंदु। ठीक है ना। इन चार वे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप यहाँ ऊपर उत्तर होगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और इनके बीच के, उत्तर और पूरब के बीच में दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। और पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी? दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ऐसे चार दिशाएं तो प्रधान बिंदु, और ये इनके बीच की दिशाओं, और 4 इनके बीच की दिशाएं, तो कितनी होगी? 8। ठीक है ना। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर दिशा को इसे उत्तर कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आप खड़े हो, आपने मुंह इधर की साइड कर रखा है, उत्तर की साइड, तो आपका उत्तर की साइड का, तो आपका जो ये होगा दाहिना हाथ, ये तो किसको दर्शाएगा? पूरब को। और ये किसको दर्शाएगा? बाएं हाथ पश्चिम को। और आपके पीछे वाला हिस्सा कौन सा दर्शाएगा? दक्षिण को। तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इनको जो होते हैं प्रधान बिंदु, जो वे प्रधान बिंदु दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस आपको थोड़ा सा इतना ही समझना है कि मानचित्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। ये आपको आप कर लेना, क्रियाकलाप आप पढ़ लेना। ठीक है ना। और ये दिक्सूचक बताया गया है इसमें। देखो दिक्सूचक क्या होता है? कंपास, आपने पढ़ा हुआ कंपास के बारे में। कंपास क्या होता है? उत्तर दक्षिण को बताता है वो। ठीक है ना। इसकी सहायता से क्या है, किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाता है। मुख्य दिशाएं कौन से? 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसकी चुंबकीय सुई होती है ना, वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। देखो ये रही, देखो ये वाली, देखो ये सुई है इसकी, ये सुई है। तो यहाँ ऊपर तो ये उत्तर और यहाँ ये दक्षिण में। ठीक है। तो ये है कंपास, इसको दिक्सूचक भी बोल देते हैं अपन। ठीक है ना। अब प्रतीक के बारे में। अब प्रतीक कैसे कैसे होंगे भाई? रेलवे लाइन के लिए, सड़क के लिए अलग, सभी चीज़ के अलग, मैदानों के लिए अलग। तो ऐसे इसको बताया गया है। देखो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसको पढ़िए डायरेक्ट, इनको देखिए। सॉरी, इसको चित्र को देखिए। देखो ये रहा। देखो रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, रेलवे लाइन के लिए क्या देखो, रेलवे लाइन के लिए कैसे करेंगे? बड़ी लाइन के लिए ऐसे करेंगे, मीटर लाइन के लिए ऐसे, और रेलवे स्टेशन के लिए ये क्या है, कभी कभी क्या है एग्जाम में आ जाते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, तो उनमें मतलब चित्र देखे ना और ये पूछ लेते हैं कि ये किसका साइन है। कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर ऐसा आपको मिलेगा नहीं कभी बाई चांस। पर आप देख लेना एक बार इनको, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं है। तो सड़कें, तो पक्की सड़कें तो ऐसी होंगी और कच्ची सड़कें ऐसी होंगी, धीरे टूटी फूटी सी। तो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य की, अंतर्राष्ट्रीय राज्य और जिला की सीमाएं। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राज्य की सीमाएं और ये जिला की सीमाएं।
जो तालाब होंगे वो ऐसे होंगे, कुआं ऐसे होंगे, ठीक है ना। जो नदी ऐसे होंगी, कुआं ऐसे होंगे, तालाब ऐसे होंगे, नहर ऐसी होंगी और पुल ऐसे होंगे। तो ये नहर का, ये पुल का कभी कभी आ जाता है, तो इसको क्या सब बच्चे नहर समझते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का पीओ लिखा आएगा, पीटीओ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ पे पीटीओ आएगा, पीएस पुलिस स्टेशन पीएस लिखा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे, तो पेड़ हरे पेड़ होंगे जो हरे से दिखाई जाएंगे, अपन घास ऐसे दिखाई जाएगी, तो ऐसे दिखाया इनको है। एक बार देख लेना आप इनको, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं अपन ऊपर आपको, फिर आप, क्योंकि फिर आपको अभी इतनी पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। ठीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व प्रकार की में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों तथा वृक्षों तथा रेल की पटरियां, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के दौरान मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इन चिन्हों की सहायता से चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मतलब क्या है कि ये मानचित्र जैसे नदी है, तो ये नदी, ये जो नदी का चित्र है, ये वाला, ये नदी का चित्र है, ये वाला, ये ऊपर वाला, तो ये सभी के लिए एक समान होगा। चाहे आप अमेरिका में रह लो, चाहे आप जर्मनी या कहीं भी रह लो, वो एक ही रहेगा इसका, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहमति है इसकी, ठीक है। ये रूढ़ प्रतीक है। रूढ़ प्रतीक किन्हें कहते हैं? जो मतलब सभी के लिए एक जैसे हों, रूढ़ प्रतीक उन्हें कहते हैं जो सभी के लिए एक समान हों, जो देश सीमा मतलब कुछ भी उनके लिए मैटर नहीं करता, सभी के लिए समान है। रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, देख लेना। रूढ़ प्रतीक कभी पूछ लिया कि रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओ, ठीक है ना। तो रूढ़ प्रतीक वो होते हैं जो मतलब जो सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उनको उनमें बंधे नहीं होते हैं, है ना। जैसे मान लो आप आज भारत में रहते हो, आपने भारत में नदी ऐसे दिखाई, ठीक है ना, तो अमेरिका में भी नदी ऐसे ही दिखाओगे आप, ऐसे चित्र में, ठीक है। तो वो होता है रूढ़ प्रतीक। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अब रंगों के बारे में पता लगे कि नदी के लिए नीला रंग प्रयोग में लिया जाता है, पर्वतों के लिए भूरा रंग, ऐसे रंगों का इस्तेमाल, ठीक है ना। कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए होगा और भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इनको आप याद कर लेना रंगों के बारे में भी, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन होता है, ठीक है ना। आरेखन होता है मतलब वैसे होता है खींचा, मतलब रेखाएं खींच दी जाती हैं जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कभी वो पजल सॉल्व करी, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक चूहा घुसा दिया, मतलब एक खरगोश बैठा दिया यहाँ पे, यहाँ इसका बिल है, तो यहाँ बिल तक पहुँचाना, तो ये रेखा चित्र बना दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये याददाश्त पे याद रहेगा। तो ये वैसे चित्र हैं, तो ये पैमाने पर आधारित नहीं है, वैसे खींच दिए हैं, ठीक है। तो ये एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते का बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाएगा। वो कहेगा कि पहले यहाँ जाइयो, फिर यहाँ जाइयो, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, ऐसे ऐसे तुम्हें घर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेखा चित्र है जो पैमाने पर आधारित नहीं होते हैं। जो पैमाने पर आधारित होते हैं रेखा चित्र, उन्हें क्या कहते हैं? मानचित्र, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बिल्कुल। अब खाका देखो, खाका क्या होता है? आपने घर का, आप गए होंगे आप कभी कभी, जो मकान बनाते हैं, घर बनाने वाले होते हैं, वो खाका बनाते हैं। पहले कैसे बनाते हैं कि देखो ऐसे अपनी प्लॉट है, ये प्लॉट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ गेट हो जाएगा अपना, हाँ गेट क्या है, यहाँ पे एक रूम यहाँ हो जाएगा, एक रूम यहाँ हो जाएगा, एक रूम यहाँ, 3 रूम यहाँ हो जाएंगे, लेटरिन बाथरूम यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पे अपना बरामदा चौक हो जाएगा। तो ऐसे ये होता है खाका बनाना, ठीक है ना।
तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का, छोटा क्षेत्र अपने प्लॉट, और जो बड़े पैमाने पर रेखा खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। भाई मानचित्र में तो दिखाएंगे नहीं कि आपके घर कितना बड़ा, लंबा चौड़ा इतना है, ठीक है ना। तो कहाँ पे पता लगेगा अपन को? खाका में, ठीक है ना। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो देखो अपना अपने चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मानचित्र कितने घटक होते हैं, ठीक है ना। और ये प्रधान बिंदु क्या होते हैं, मानचित्र में आप क्या समझते हैं, ग्लोब की सहायता क्यों है, मानचित्र खाका खाका के बीच अंतर क्या होता है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, बस आप लाइक करिए, सपोर्ट करिए, हमें बिल्कुल आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो थैंक यू।